वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज रीजनिंग का अगला सेशन शुरू हो रहा है। इससे पहले रीजनिंग के जो और सेशंस हो चुके हैं, 3 हुए हैं अभी तक। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो अभी तक जरूर देखे होंगे। आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ रेलवे की स्पेसिफिक तैयारी कराई जा रही है। ये क्वेश्चंस बहुत ही जनरल हैं। आने वाले हर क्वेश्चन हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप हमारे साथ ही मैथ्स और रीजनिंग की डेली जो वीडियोस अपडेट होती हैं आप उनको देखते चलेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। जरूरत है तो बस डेली प्रैक्टिस की। आप साथ साथ हमारे ये वीडियोस के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें और समझते चले जाए। कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी। और गूगल प्ले स्टोर से आकलन आपको डाउनलोड करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फिर से ही सिलोगिज्म के क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक सिलोगिज्म के क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते आ रहे हैं तो अब आपका सिलोगिज्म का डर भी काफी खत्म होने लग जाएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सम एंड्स आर पैरट्स, ऑल दी पैरट्स आर एप्पल। क्या कहा गया है कि कुछ ए पी हैं और सारे ही पी एप्पल्स को ए पी से बना लेते हैं। तो इसका ऐसे बन जाएगा, सम ए आर पी, कुछ एंड्स तो पैरट है और सपोज ये ए है और ये है पी, सभी पैरेट एप्पल है। जो पी है वो पूरा का पूरा किस में आएगा, एप्पल के अंदर आएगा, ए पी। इसका एक और तरीके से डायग्राम कैसे बन सकता है कि कुछ ए और पी तो हमें पता है, सम ए है उसमें से पी, लेकिन जो ऑल पैरट्स आर एप्पल्स है तो ये हो सकता है जो पूरा पैरट है ये एप्पल के अंदर है ही, लेकिन वो इस तरीके से भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया सिलोगिज्म में जितनी पॉसिबिलिटी होती है आप उतने डायग्राम्स बना लें, उतना ही आपका आंसर एकदम सही आने लग जाएगा। क्या किया गया है, एप्पल को एक बार तो सिर्फ पैरट पे ही कवर किया गया और एक बार पूरे एंट पे और पैरट पे दोनों पे कवर किया गया है। पहला कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ऑल दी एप्पल्स आर पैरट। क्या सारे एप्पल पैरट के अंदर आ जाएंगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एप्पल तो एक बड़ी कैटेगरी है। सारे एप्पल तो पैरट के अंदर नहीं आ सकते। अंतर ध्यान रखना, पूरा पी तो ए के अंदर है लेकिन पूरा ए, जो ये पूरा एप्पल है, ये पैरट के अंदर नहीं है। पहला गलत है। दूसरा है सम एंड्स आर एप्पल, कुछ ए पी है। सम एंड्स आर एप्पल्स, कुछ ए एपी में है। पहले में भी सही हो रहा है, दूसरे में भी सही हो रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओनली कंक्लूजन 2। ये दोनों यहाँ पर बताया गया है, ये हो गया पैरट, ये हो गया एंट और ये हो गया एप्पल। इसी तरीके से आप सॉल्व करके देख लो। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सम मैंगोज आर येलो एंड सम टिक्सो आर मैंगोज। ये एम का बनाया हमने और ये हो गया येलो का। ऐसे ही सम टिक्सो आर मैंगो, यानी एम में से ही कुछ निकलेगा टी का। देन ऑल मैंगोज आर येलो एंड सम टिक्सो आर येलो। ऑल मैंगो, पूरा जो एम है, क्या ये पूरा येलो में है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि एम अलग सिर्फ कुछ है येलो में, पूरा एम नहीं है। तो फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सम टिक्सो आर येलो, सम टिक्सो आर येलो, यहाँ तो टी और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं येलो वाला हिस्सा यहाँ नीचे बनाती हूँ तो हो जाएगा। बट ऑप्शनल है, या तो ये या फिर वो। यहाँ पे पक्का नहीं है कि टी वाई में आएगा ही आएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉर टू। ऑल दी पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल दी पेन्स आर इंक्स। सबसे पहले हम देखते हैं पी का। पूरा का पूरा ये जो ऑल वाले होते हैं सबसे आसान होते हैं। ऑल पेंसिल्स आर पेन, पूरा जो पेंसिल है ये पेन के अंदर है। ऑल पेन आर इंक, और पूरा पेन इंक के अंदर है। कंक्लूजन, ऑल दी पेंसिल्स आर इंक्स। क्या पूरी पेंसिल इंक में है? बिल्कुल, ये तो हमें फर्स्ट दिख ही रहा है क्लियरली, हाँ ये सही है। सम इंक्स आर पेंसिल्स,
कुछ इंक जब इस तरीके से है ना ये, तो P तो पूरा पूरा I के अंदर है, बिल्कुल सही, लेकिन I पूरा P के अंदर नहीं है, I का कुछ हिस्सा है P के अंदर। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंक का कुछ हिस्सा पेंसिल में है। ये भी ठीक हो जाता है, आंसर हो जाएगा D, बोथ 1 and 2। Some cows are crows, some crows are elephants। Some cows are crow, तो ये बन गया C का कुछ हिस्सा CR में, एंड सम क्रोज आर एलिफेंट, CR का कुछ हिस्सा E में। एक तरीका ये होता है। दूसरा एक और तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि मैं बताती हूँ कि इसको यहाँ नीचे ले आओ, यानी कि सम काउस आर क्रोज, एक तो ये है ही, ये C हो गया, ये CR हो गया, और सम क्रोज आर एलिफेंट हो सकता है वो ऐसे नीचे बन जाए, मीन्स कि एलिफेंट का हिस्सा पूरा क्रो में, काउ में चला गया। अब पहला है सम काउज आर एलिफेंट, कुछ काउ एलिफेंट है। पहले में दिख रहा है क्या, काउ ये है, एलिफेंट ये है, कुछ है कॉमन? पहले में तो नहीं है, लेकिन दूसरे में है, कुछ काउ एलिफेंट। दूसरे देखते हैं, ऑल क्रोज आर एलिफेंट, पूरा का पूरा क्रो एलिफेंट में है। ऑल तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि बात हमेशा सम की ही की गई है, तो दूसरा तो गलत है, पर पहला सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओनली 1। ऑल कप्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर शर्ट्स, पूरा जो कप है सी वो बुक में है, और पूरा बुक शर्ट में है। ऑल वाले हमेशा इजी होते हैं। अब पहला है सम कप्स आर नॉट शर्ट, क्या कुछ कप, कुछ सी का ऐसा हिस्सा है जो शर्ट के अंदर नहीं है? पूरा तो सी शर्ट के अंदर ही है, सी तो अलग बचा ही नहीं कुछ, तो पहला गलत हो जाएगा। सम शर्ट्स आर कप, ये पहले भी करा था इस तरीके का कि शर्ट तो पूरा बाहर वाला हिस्सा है, इसका कुछ हिस्सा ही तो है जो सी के अंदर है, तो सम तो बिल्कुल ठीक है। शर्ट का कुछ हिस्सा, एस का हिस्सा थोड़ा सा है जो सी के अंदर है, ये दोनों अपने आप में, इनमें से सिर्फ सेकंड करेक्ट है, यानी आंसर हो जाएगा बी। कंक्लूजन 2। नाउ अगेन ये क्वेश्चन आपके मिरर इमेज के हैं। आपने पहले भी इससे जो है दर्पण वाले सवाल किए हैं, दर्पण प्रतिबिंब का। इसमें एक तरफ मिरर रख दिया जाता है, ये हमें देखना होता है कि मिरर किस साइड है, लेफ्ट या राइट। इधर रखा है तो इसकी इमेज इस तरफ कहीं बनेगी। कैसे बनेगी, पहले तो स्क्वायर ये ऐसे ही आ जाएगा, जो उधर ट्राइंगल था वो आ जाएगा इस तरफ। तो देखो या तो बी में बन रहा है इधर, या फिर सी में बन रहा है। अब फिर उसके अंदर का डिजाइन चेक करो। अंदर में ये यहाँ पर जो ये दो लाइंस है, ये कहाँ आएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। इसके हिसाब से कौन सा हो रहा है, क्लियरली बी ही इसका सही आंसर है। ये बहुत आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन। इफ ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, ये लाइन है MN, और इसमें मिरर यहाँ रखा गया है नीचे, तो इसकी क्या सही वाटर इमेज बनेगी इस फिगर की? मतलब बात वही है, इसमें मिरर इमेज का वाटर इमेज, लेकिन रखा वो नीचे गया है यहाँ पर, तो इसमें इसको हम उल्टा करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे बनेगा। इंडिया की जब नीचे यहाँ पे शीशा रखा गया है तो सब ये पलट जाएंगे, आई तो सेम रहेगा, एन इस तरीके से आ जाएगा, डी भी बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि नीचे शीशा है उसमें, आई भी ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। सबसे पहले तो ये हो गया 1, ये 2, और ये पूरा हो गया 3 यहाँ तक। फिर ये आया यहाँ पे 4, ये तो नहीं बनेगा, यहाँ तो कर गए 4। देन हम काउंट करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 5 यहाँ तक, और फिर ये पूरा नीचे तक हुआ तो 6। फिर ये हुआ एक पूरा 7, और एक कंप्लीट, ये हो गए हमारे 8 ट्राइंगल्स। आंसर हो जाएगा ए 8।
द गिवन वेन डायग्राम, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स इंजीनियर, ये जो आयताकार है ये है इंजीनियर्स। द सर्कल रिप्रेजेंट मैनेजर्स, ये आ गया है मैनेजर। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स मैरिड, ये तो मैनेजर है सर्कल, और ये है मैरिड, इसमें से कितने शादीशुदा हैं। द नंबर्स गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ इसके अंदर जितने भी ये आरेख में दिए गए नंबर हैं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। हमें बताना है कितने विवाहित लोग इंजीनियर नहीं हैं। हाउ मेनी पीपल आर मैरिड, शादीशुदा तो है यानी कि ये वाला होना चाहिए, बट नॉट इंजीनियर्स, ट्राइंगल वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखो ट्राइंगल वाला हिस्सा वो जो रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर का है ये। इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 2, इधर आ रहा है 13, इधर आ रहा है 16, ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा A 29। ये भी पहले की तरह ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। दी सर्कल रिप्रेजेंट्स लेडीज, ये हो गया इसमें। ट्राइंगल रिप्रेजेंट टीचर्स एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अनमैरिड पर्सनल, ये हो गया जो शादीशुदा नहीं है। द नंबर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट कैटेगरी, ये भी पहले हमें बताना है क्या, मैरिड लेडीज आर टीचर्स, इसमें से कितनी शादीशुदा हैं महिलाएं जो टीचर नहीं है, जो टीचर है, कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं। अब अगर ये रेक्टेंगल हमारा जो नीचे वाला है ये अनमैरिड है, तो जो रेक्टेंगल से बाहर हुआ वो सब कैसे हो जाएंगी, मैरिड हो जाएंगी। और उसमें भी हमें क्या देखना है, लेडीज, यानी कि सर्कल भी आना चाहिए, और वो टीचर हो शिक्षक भी हो तो ट्राइंगल भी आना चाहिए। एक ही नंबर आपको इसमें दिख रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ 3। समझ में आ गया ना कैसे किया, जो लेडीज भी हैं टीचर्स भी हैं लेकिन अनमैरिड में नहीं आ रही है, तो इस लाइन से ऊपर के हमने देखे और आंसर आ जाएगा इसका B। फाइंड दी ऑड वन, कैरेट, टमाटो, पोटैटो या जिंजर, इसमें से हमें बताना है जो विषम शब्द है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से एक टमाटर ही है जो ग्राउंड के ऊपर उगता है, बाकी कैरेट, पोटैटो और जिंजर, अदरक, ये सब तो जड़ों से ही अंदर ही उग जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। टमाटो grows above the ground while others grow underground. Select the one that is different from other 3 options. इनमें से कैसे एक संख्या बाकी की 3 विकल्पों से अलग है। 96 24, अब इसमें हमें देखते क्या रिलेशन है, 39 18, 81 54 या फिर 82 64। अगर मैं 96 देखूं और 24, इसमें से कुछ कॉमन अगर है तो 3 कह सकते हैं। 96 कैसे आ जाएगा, 32 इंटू 3, और 24 आ जाएगा 8 इंटू 3। इसी में 39 देखूं, वो 13 3 जा, 18 हो जाएगा 6 3 जा, 81 27 3 जा, 54 18 3 जा। लेकिन अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, उसमें 82 और 64, 82 और 64 में से कौन सा नंबर है जो 3 से नहीं जा रहा, ये दोनों ही नंबर है। ना तो 82 ही, क्योंकि 81 तक करता है, और ऐसे ये 63 तक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वही इसमें से ऑड वन है। A has 3 children, B is the brother of C, A के 3 बच्चे हैं, B C का भाई है और C D की बहन है, E जो कि A की पत्नी है वो D की माँ है। इस तरीके से हमें बताना है, इसको आगे हम पढ़ते जाएंगे, इसके डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले A के 3 बच्चे हैं, तो A ऊपर आ जाएगा, हमें नहीं पता ये फादर है या मदर, और इसके 3 बच्चे हैं यहाँ पर। फिर बी सी का भाई है और सी डी की बहन है। इससे पता लग जाता है कि बी सी और डी तीनों ही आपस में बहन भाई हैं, जिसमें से बी का हमें पता है कि ये भाई है, सी डी की बहन है तो सी लड़की हो गई। अब ई जो कि ए की पत्नी है, यानी कि ए क्या हुआ, फादर हुआ, और इसकी वाइफ कौन हुई, ई जो इनकी मदर हुई, वो डी की माँ है।
बिल्कुल ठीक है, यहाँ से प्रूफ हो जाता है ये। व्हाट इज द ई के पति की केवल एक बेटी है, यानी इन तीनों बच्चों में से सिर्फ सी ही जो है वो बेटी है, बाकी ये दोनों हुए बेटे। हमें डी और बी के बीच का संबंध बताना है। डी बी का क्या लगा? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ए ब्रदर, भाई लगा। जब आप एक चार्ट बना लेते हो तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने लाली से कहा, द गर्ल इन द फोटो इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। को हिंदी में पढ़ते और साथ साथ बनाते। तस्वीर में दिख रही लड़की, ये बात कौन कह रही है? रेखा कह रही है कि जो फोटो में लड़की है, जिस लड़की की बात हो रही है, वो मेरी छोटी बहन की दादी की, यहां से देखो, मेरी छोटी बहन की दादी, इट मीन्स मेरी भी तो दादी हुई, तो मेरी दादी की, ऐसे आप इजी करते चले जाओ। यहाँ पे छोटी बहन का कोई रोल नहीं बचा, क्योंकि मेरी छोटी बहन की दादी हुई तो मेरी भी दादी हुई। उनके इकलौते बेटे, दादी के बेटे कौन हुए? मेरे फादर हुए, और वो इकलौते हैं तो यानी कि उनका और कोई भाई नहीं है, कोई चाचा या ताऊ का रिलेशन नहीं है, तो फादर हुए मेरे। उनकी पत्नी यानी कि मेरी माँ, उनकी दूसरी बेटी है, उनकी दूसरी बेटी है, इसका मतलब कि वो लड़की मेरे लिए क्या हुई? मेरी बहन हुई, क्योंकि मैं ये बात कह रही हूँ ना कि जो मेरे फादर हैं, उनकी जो वाइफ है यानी जो मेरी मदर है, उनकी बेटी है, तो उनकी बेटी यानी मेरी बहन। आंसर हो जाएगा डी, सिस्टर। ये पूरा चार्ट बना रखा है। मेरी दादी, पहले ये था इसमें कि मेरी जो सिस्टर है उसकी दादी यानी मेरी दादी, उनके बेटे की वाइफ की दो बेटियां हैं, तो उनमें से एक हुई रेखा और एक उसकी बहन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इफ a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, प्लस का मतलब क्या है? a b की माता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? a b के पिता हैं। डॉलर मीन्स a b की भाई हैं, a इज द ब्रदर ऑफ b। और एट द रेट मीन्स a b की सिस्टर है। अब हमें बताना है P इज द सन ऑफ Q, P Q का पुत्र है। ऐसा इन चारों में से किस ऑप्शन से हमें पता चल रहा है? नॉर्मली आपने इससे पहले अलग तरीके के क्वेश्चन किए थे जिसमें ये एक्सप्रेशन आपको ऊपर दे रखे होते थे और आपसे पूछा जाता था कि क्या रिलेशन है। अब आपको रिलेशन दे रखा है और एक्सप्रेशन बताना है। पहला अगर देखें हम, Q प्लस R, प्लस का मतलब क्या है? A B का फादर है, यानी कि ये फादर हो गया। फिर R एट द रेट P, R एट द रेट P का मतलब क्या है? R P की बहन है, सिस्टर हो गई। P एट द रेट N, P N की बहन हो गई। लेकिन हमें तो क्या बताना था कि P पुत्र होना चाहिए, तो बहन तो नहीं हो सकती। इजी ट्रिक इसमें ये है, आप सभी ऑप्शंस में देखिए P एट द रेट N है, और एट द रेट का मतलब क्या है? कि सिस्टर ऑफ, बहन है। तो ए बी और सी तीनों गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तो पी बहन आ रही है, लेकिन हमें पी का किस रूप में चाहिए? भाई के रूप में, क्योंकि वो तो पुत्र है। तो डी को चेक करते हैं। क्यू मल्टीप्लाई आर, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया फादर, क्यू फादर है आर का। आर डॉलर पी, डॉलर का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, ब्रदर ऑफ, आर भाई है पी का, और पी डॉलर एन, यानी पी पी जो है वो भी भाई है एन का। तो क्या रिलेशन हो गया क्यू और पी में? कि क्यू पिता है और पी उसका पुत्र है। पी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, पी अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। 25 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। सपोज ये है पी का स्टार्टिंग पॉइंट, इधर से वो पश्चिम की ओर चला, और जब वो 25 मीटर चला उसके बाद वो दाएं मुड़ता है। इधर जा रहा है तो उसका फेस तो इधर हो गया पश्चिम की तरफ, तो उसका राइट किधर हुआ? दाया उस तरफ हुआ। यहाँ वो मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर 10 इतनी दूरी तय करने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ पे इसका फेस है तो इसका राइट किधर हुआ? इधर हुआ। फिर से वो कितना चलता है? 15 मीटर। दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर से वह 15 मीटर चलता है। इसके बाद उसे 135 डिग्री पर दाईं ओर मुड़ना है। 135 डिग्री कितना होता है? कोई भी ये है
एक एंगल, इतना हुआ 90। अगर आप इसमें हाफ एंगल और ऐड कर दो, हाफ कितना हो जाएगा इसका 45, तो ये पूरा हो जाएगा 135। अब यहां से पहले तो उसे दाई ओर मुड़ना है, अगेन इसका दाया किधर होगा, इधर होगा। तो जब उसने दाया ओर मुड़ा तो वहां से फिर सपोज ये इसकी एक लाइन है, इससे वो 135 डिग्री इस तरीके से मुड़ेगा, इतना ऐसे वो मुड़ेगा। ये आपको समझना है, क्योंकि ये वो उसकी बेस लाइन हो गई जहां वो जाता, वहां से वो कितना मुड़ गया 135 मुड़ गया। तो इतना मुड़ने के बाद 30 मीटर की उसने दूरी तय की, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है कितने लंबे दूरी तक, 30 मीटर तक। हमें बताना है कि वह उसे किस किस दिशा में जाना चाहिए, यानी अभी जो वो जा रहा है ये उसकी कौन सी डायरेक्शन है। इस तरीके से आपको चार्ट बनाना होगा। इसमें ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जब आप देखोगे ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ और वेस्ट के बीच में हुई, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। ये है इस तरीके से 135 डिग्री का ही ध्यान रखना है कि 90 तो ऐसे हुआ और प्लस 45 उसमें और, तो होगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर। 8 किलोमीटर चलने के बाद, सपोज ये है गोलू की पोजीशन, 8 किलोमीटर वो चला नॉर्थ की ओर। तो कहां से चल रहा है, फ्रॉम हिज हाउस, ये रहा होगा गोलू का घर। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर ही टर्न्ड लेफ्ट, यहां जा रहा है तो इसका लेफ्ट किधर हुआ, इधर हुआ, बायां हाथ, बाईं ओर मुड़ा और वह 6 किलोमीटर चला। उसके घर से अब सबसे कम दूरी कितनी है, आप समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है, जो हमने मैथ्स में भी कई बार किए हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। ये जो सबसे लंबाई वाली जो इसकी डिस्टेंस है, मैथ्स की वीडियोस में मैं अक्सर आपको ये वाले क्वेश्चन कराती ही हूँ, तो हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर रहता है। आप उसे अगर प्रैक्टिस करें साथ साथ तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे इसे। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो उसका हाइपोटेन्यूस कितना है ये मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता कितना है, बराबर परपेंडिकुलर कोई भी एक ले लो 6 और 8 में से, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का होता है 64, प्लस करके आ गया 100, 100 का अंडर रूट हुआ, ये आ गया 10, इसका आंसर आ जाएगा 10। लेकिन आप इसे देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते थे, 6 और 8 में क्या कॉमन है, 2, 2 से कैंसिल कर दो, कितना बचेगा 3, 4। तो उसमें तो वो ट्रिपलेट वाले जो क्वेश्चन है, ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन से ये इजीली हो जाएगा, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां से अगर 2 कैंसिल कर रखा है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा 10। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक सुबह सूर्योदय के बाद विमल चलने लगा। इसी दौरान उसको स्टीफन से उसकी मुलाकात हुई, जो विपरीत दिशा में जा रहा था। विमल देखता है कि स्टीफन की छाया उसकी यानी विमल के दाहिनी ओर बनती है। अब बात हो रही है सुबह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह की बात हो रही है या शाम की, क्योंकि इससे हमें सन की डायरेक्शन पता लगती है। सन किस डायरेक्शन में होता है सुबह के टाइम पर, ईस्ट में, पूर्व में होता है। और जब भी ये कहा जाता है कि उसकी जो परछाई है, जैसे स्टीफन की परछाई, क्योंकि वो विपरीत दिशा में आ रहा है, तो विमल देखता है कि स्टीफन की छाया विमल के दाहिनी ओर है। अगर सन इधर है तो इसकी किधर पड़ेगी, इसकी जो शैडो होगी वो वेस्ट की तरफ बनेगी। जो भी यहाँ पे कुछ भी कोई एक आप ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो, पश्चिम में उसकी परछाई बनेगी। और जो उसकी परछाई बन रही है वो विमल का क्या है, दाया है। यहां से आपको डायरेक्शन का समझ में आ जाएगा, विमल का दाया यानी कि ये है उसका राइट हैंड। अगर ये राइट है तो ये हुआ उसका लेफ्ट हैंड, और विमल का फेस किधर हुआ, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ उसका चेहरा हुआ। आंसर हो जाएगा बी। एक बार फिर से समझ लो कि किस तरीके से इसको किया गया है। स्टीफन की परछाई
जहां भी पड़ रही है वो हमने पता लिया लगा ली कि सुबह का टाइम है तो सन ईस्ट में होगा, परछाई वेस्ट में होगी। पर अब स्टीफन का तो काम खत्म, अब विमल की बात करते तो ये जो परछाई है वो विमल के दाई ओर है, यानी कि ये जो पश्चिम है वो विमल के दाई ओर है, ये हमें यहाँ से पता लग गया। इसी से हमने इस चार्ट की हेल्प से विमल का फेस निकाल दिया कि वो साउथ की तरफ है। वरुण इज टॉलर देन संजय। वरुण संजय से लंबा है। विपुल वरुण से लंबा है। कृष्णा विपुल जितना लंबा तो नहीं है, यानी कि विपुल से तो कम ही है कृष्णा, लेकिन वरुण से लंबा है। कृष्णा इन दोनों के बीच में है, वरुण से तो लंबा है लेकिन विपुल से कम है। सबसे लंबा कौन है इनमें से? तो इन तीनों में से क्लियरली पता चल रहा है कि विपुल से बड़ा तो कोई है ही नहीं। आंसर हो जाएगा डी। अतुल इज 17th फ्रॉम टॉप। कोई भी एक पंक्ति है उसमें ऊपर से तो अतुल की संख्या है 17 और नीचे से है 18वें स्थान पर। ऐसे में अक्सर ओवरलैप होता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? ये सबसे आसान तरीके से निकल जाता है। इसमें आप सिर्फ जो एक इंसान दे रखा है उसी की ही टॉप पोजीशन प्लस उसकी ही बॉटम पोजीशन, या लेफ्ट और राइट में भी दे रखा हो तो भी ऐसे कर सकते हो, और माइनस कर दो 1। यह आ जाएगा 35 माइनस 1 34। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? सबसे पहले हम इस वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं। इस पूरे में कितने बनेंगे? 1 2 और ये पूरा इस तरीके से हुआ 3। यही चीज चारों तरफ रिपीट हो रही है तो सीधे 12 हो जाएंगे। 3 हुए 4 5 और ये 6 7 8 फिर ये 9 10 11 और ये 12। 4 और इसमें बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं, दो दो को ले लो आप ऐसे। 13 और इसके सामने वाला 14, ऐसे इधर से ले लो। एक इसके ऊपर 15 और एक इसके नीचे 16। 16 तो सिर्फ इसी में बन गए, इससे अलग एक ट्रायंगल ये बन गया 17, ये हुए 18 19 और ये दोनों मिलाकर हुए 13 सॉरी 20। यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद ये पूरा एक इस तरीके से आ रहा है, 1 2 और फिर से ये पूरा जो उसके ऊपर हो जाएंगे 3 और आपके कितने हो गए 16 और 1 17 और 6 23। और इसके अलावा एक ट्रायंगल ये है 24 और एक ही पूरा ट्रायंगल है ये ओवरऑल कितना हो गया, एक ये 25। आंसर कितना हो जाएगा डी 25। इफ 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 24, हमें देखना है कि कैसे 20 और 15 मिलकर 24 बन सकते हैं। इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं चलती है, आपको देखना पड़ता है क्या इसमें मैनिपुलेशन किया गया। अगर हम सारी डिजिट्स को प्लस करें 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 8 इंटू 3 24 आ गया। ऐसे इनका देखो 6 और 4 10 और 1 और 3 4 14 14 3 जा 42 1 और 1 2 और 8 और 2 10 10 और 2 12 और 12 3 जा कितना होता है 36। सिर्फ आपको सारी डिजिट्स अलग अलग खोल के ऐड करनी है और उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। Three of the following four-letter pairs are alike. निम्नलिखित 4 अक्षर युग्मों में से 3 किसी विशिष्ट संदर्भ में एक दूसरे के समान हैं। यदि एक असमान है तो असमान अक्षर युग्म ज्ञात करना है। EFG से बना है VHT। इन सबके नंबर्स लिख के देख लेते हैं। E का हो गया 5, F का 6, G 7, V का होता है 22, H 8 और T 20। KOY, K का हुआ 11,
O का हुआ 15 और Y 25। PQB, P का हो गया है 16, Q 17 और B 2। आप देख रहे हैं अभी तक कोई ऐसा फिक्स रिलेशन बना नहीं है, लेकिन पहले इसको पूरा कर लेते हैं। C यानी कि 3, W यानी 23 और N यानी 14। ऐसे ही X, जब यहाँ पे Y 25 था तो X हो जाएगा 24, फिर Y 25 और M 13। B C D 2 3 4। Y X W, Y हुआ है 24, X 23 और W हुआ है 20, सॉरी Y 25 और X 24, W हुआ 23। अब ये सभी नंबर्स अलग अलग है, लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करो, जो इसका बीच वाला नंबर है यहाँ पे F, उसमें मैं +2 करूं तो अगले पेयर का बीच वाला नंबर आ रहा है 6 + 2 8। ऐसे 15 में +2 करूं तो आ रहा है 17। 23 + 2 25। लेकिन यहाँ 3 + 2 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो 24 आ रहा है सेंटर वाला नंबर। यानी कि A, B और C इसी तरीके से एक जैसे है, बट D इन सबसे अलग है और हमें इसमें से जो असमान था वही निकालना था। तो कई बार ऐसे भी होते हैं, आप आगे और फर्स्ट और लास्ट लेटर को देखेंगे उसमें कोई रिलेशन नहीं, लेकिन सिर्फ सेंटर वाले में कोई रिलेशन बन जाता है। From the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters of given word. Reasonable, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? बना के देखते हैं। पहले है ब्रेन। ब्रेन में BRA सब कुछ है, लेकिन आई तो नहीं है, यही नहीं बनेगा। बाकी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। बोन्स के सभी लेटर्स हैं, नोबेल के भी आप देखोगे सब हैं, और आर्सन, बिल्कुल ये सारे लेटर्स हैं, लेकिन ब्रेन ए ऑप्शन हो जाएगा जिसमें से नहीं बनेगा। From the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters. ये भी पहले की तरह है, बस आपको यही ध्यान देना होता है। क्वेश्चन में कई बार तो पूछा जाता है कि कौन सा वो वर्ड है जो बनाया जा सकता है, और कभी कभी पूछा जाता है कौन सा है जो इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इसमें कैन नॉट है, पिछले में भी यही था कैन नॉट। कंटेम्प्ररी से ए है पैरट, इसके सभी लेटर्स है, डबल आर भी है, PAOT सब है। कंपनी, ये भी बन जाएगा। कारपेंटर, इसमें एन भी है, हाँ, लेकिन ई इसमें 2 बार नहीं है। यहाँ आप देखेंगे सिंगल ई है, तो एक बार में ये कारपेंटर पूरा नहीं बन पाएगा। प्रेयर, इसके भी सभी लेटर्स हैं। तो ये आज के 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आप मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, आपका स्कोर और आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखनी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे आकलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ से आपको मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करें। गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।